हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का आज की जनरल अवेयरनेस सेशन में बहुत स्वागत है। आज जो खुशी मेरी दिख रही है वो इस बात की है कि हम बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो जून 2024 में एग्जाम हुए थे उनकी आंसर की हमारे सामने आ गई और हमने तुरंत उनके क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिए। सीधा लेके चलूंगा बिना किसी और बातचीत के कि जो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो कौन से एग्जाम के हैं। वो हमारे बॉर्डर एग्जाम है जो कि कंडक्ट करवाया गया था DSSB द्वारा 10/6/2024 को। और सेकंड शिफ्ट में ये एग्जाम था। इसके क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे। और एक चीज मैं और कहता चलूंगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखे जो रिपीट हुए हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो पहले पूछे गए थे। तो आप लोगों को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज भी, और मैं बताता भी चलूंगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन रिपीट था। तो इससे एक चीज और आप लोगों को फायदेमंद होगी कि हाँ, ये पहले भी रिपीट हुए थे तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, आगे भी रिपीट हो सकते हैं। और साथ ही साथ हम हर ऑप्शन, जो हर क्वेश्चन के ऑप्शन को भी देख के चल रहे हैं, तो उसमें यही फायदा होगा कि साथ में सारे ऑप्शन की नॉलेज भी हो जाएगी। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम आगे कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि डिजिटल हेल्थ समिट 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉन्फेडरेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII एंड को ब्रांडेड विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखो यहाँ पे एक चीज जो हमारे सामने निकल के आ रही है कि जो हमारा जो पिछले महीने एग्जाम हुआ यानी कि जून 2024 में हुआ, उसमें 2023 के करंट अफेयर पूछे गए थे। और ये जो समिट हुई थी, डिजिटल हेल्थ समिट हुई थी, ये 16 अप्रैल को समिट हुई थी। 16 अप्रैल 2023 को ये समिट थी। तो अप्रैल तक के यहाँ पे करंट अफेयर थे। मैंने और भी देखेंगे करंट अफेयर, हम देखेंगे तो जनवरी तक के करंट अफेयर थे, यानी कि पूरा 1.5 साल का यहाँ पे करंट अफेयर पीछे पूछा गया था। अब यहाँ पे जो कॉन्फेडरेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनके दोनों ने मिला के एक समिट करवाई थी। ये समिट करवाई गई थी कहाँ पे? गोवा में। ये समिट कहाँ हुई थी? गोवा में। और इस समिट का जो थीम था, खैर थीम आप लोगों को पता तो होना ही चाहिए वैसे, थीम क्या था? बिल्डिंग वन हेल्थ, बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर, improving health equity, improving health equity। ये इस समिट की थीम थी। ये गोवा में करवाया गया था। यहां पे जो एक और इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, जो कॉन्फेडरेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, ये इसका हेडक्वार्टर कहां पे? CII का हेडक्वार्टर, CII का जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों से कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो ये है दिल्ली में। ये क्या है? दिल्ली में। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अब आप लोगों को पता है नई सरकार का गठन हो चुका है, नए मंत्रालय घोषित हो चुके हैं। यहां पे जो नए मिनिस्टर बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो कौन है? अभी प्रेजेंट 2024 यानी कि जुलाई 2024 के हिसाब से जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? आप लोगों को पता होना चाहिए। वो हैं JP नड्डा, यानी जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं JP नड्डा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये इनके मंत्रालय हैं। गोवा में ये समिट करवाया गया था। आगे बढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग अबाउट द लॉन्च ऑफ फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन। अगर आगे बढ़ने से पहले मैं बात करूं कि फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया कहां पे खोला गया था? कोझिकोड में। कोझिकोड में ये फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया खोला गया था। अब बात आते हैं यहां पे जो स्टेटमेंट दी गई है उनकी, कि लद्दाख द यूनियन टेरिटरी हैज मार्क्ड द मोमेंटस ओकेजन विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट एवर वुमेन पुलिस स्टेशन। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लद्दाख का पहला विमेन पुलिस स्टेशन खोला गया है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। और यहां पे दूसरी जो स्टेटमेंट है वो है, दिस सिग्निफिकेंट स्टेप इज एम टू इंप्रूव विमेन एंड इंश्योर देयर सेफ्टी। साफ सीधी सी बात है कि अगर विमेन
पुलिस स्टेशन खोला जा रहा है तो विमेन सेफ्टी को ध्यान में रखकर ही खोला जा रहा है, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा देखा जाता है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन वो रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि वो एक अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अनईजी फील करते हैं एक मेल पुलिस जो अधिकारी हैं वहाँ पे, जो इंस्पेक्टर हैं, बाकी के जो सब इंस्पेक्टर वगैरह हैं, उनसे जाके बात करने में। तो पूरा विमेन उनको एक कंफर्टेबल फील करवाने के लिए तो विमेन पुलिस स्टेशन खोला गया। ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट में खोला गया, और ये खोला कब गया था कि भाई 25 जुलाई 2023 को खोला गया था। देखो जुलाई 2023 इन्होंने मेंशन भी करा हुआ ये बात, जुलाई 2023 में खोला गया था। तो ये 25 जुलाई 2023 को, तो एक साल अभी होने वाला है इस पूरी घटना को। और यहां पे हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो दोनों ही करेक्ट है। दूसरी बात तो लॉजिकल है कि अगर ये सिग्निफिकेंट स्टेप है एम्पावरिंग वुमेन एंड उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, तो विमेन पुलिस स्टेशन का मतलब ही यही होता है। दूसरा कि लद्दाख में खोला गया है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में 25 जुलाई 2023 में, तो ये दोनों ही बात सही है, बोथ 1 और 2। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर से जुड़े हुए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा आप लोगों को ये जो हायर लेवल एग्जाम होते हैं उसकी फील भी करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन इंस्टीट्यूट इज पार्टनरिंग विद रिलायंस जियो फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ भारत जीपीटी। भारत जीपीटी, जैसा कि आज के टाइम पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो हाई परफॉर्मिंग लैंग्वेजेस होती है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, तो उसमें जो एक सिग्निफिकेंटली बहुत तेजी आप लोगों को दिख रही होगी कि जो चैट जीपीटी एक टाइम पे इकलौता राज जिसका था, उसके बाद ये जो एआई है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर इंडस्ट्री में इसको इंक्लूड करा जा रहा है, और हर जो कंपनी है वो अपना ही एक फीचर निकालने में लगी हुई है। जैसे उसके बाद गूगल ने निकाला जेमिनी, उसके बाद फिर अभी मेटा ने भी निकाल दिया। तो आप लोगों ने देखा होगा आपके इंस्टाग्राम और यहां तक कि व्हाट्सएप पे भी एक मेटा का एआई आ गया है, यानी कि फेसबुक मेटा का जो एआई है वो आ गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपने जेमिनी के बारे में बोले, को पायलट एक एआई है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है को पायलट। तो ये सारे के सारे ये ना जो चैट जीपीटी से जैसे एक अलग से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मिंग लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं उस पे बेस्ड हैं ये। तो भारत में भी एक खास तौर पर एक कंट्रोवर्सी अगर आप लोगों को याद होगी, तो चैट जीपीटी के जो हेड हैं उन्होंने कहा था कि इंडिया में ये नहीं बना पाएंगे, तो एक चैलेंज के रूप में भी लिया गया था इस बात को। तो रिलायंस जियो ने आईआईटी बॉम्बे के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के साथ मिलकर यहां पे भारत जीपीटी पे काम करना शुरू कर दिया है। किसके साथ मिलकर? आईआईटी बॉम्बे के साथ, दिसंबर 2023 में। तो अभी तक हमने तीनों क्वेश्चन देखे, तीनों ही करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, और ये तो लेटेस्ट है। आज के एग्जाम के हिसाब से भी देखा जाएगा तो 6 महीने पुराना ही क्वेश्चन बनता है ये। तो आईआईटी बॉम्बे के साथ भारत जीपीटी वैसे इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है। अगर मैं बात करूं कि रिलायंस जियो के चेयरपर्सन कौन है, तो मुकेश अंबानी नहीं है। रिलायंस जियो के चेयरपर्सन यानी कि चेयरमैन है आकाश अंबानी। ठीक है, आकाश अंबानी यहाँ पे रिलायंस जियो के चेयरपर्सन है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आप लोगों को सभी के नाम याद दिलाए, जैसे कि मैंने बोला कि जेमिनी ये किसका है, ये गूगल का है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कभी भी पूछ सकता है। और मेटा एआई ये फेसबुक यानी कि मेटा का है। उसके बाद को पायलट ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। तो इस तरीके से ये अलग अलग आपके एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो यहाँ पे हर इंडस्ट्री में आजकल अपने सिग्निफिकेंट रूप से जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। फीमेल्स हैव डैश कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम। आप लोगों को पता है कि 2 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई। जो फीमेल्स होती हैं उनमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो मेल होते हैं उनमें 1 एक्स क्रोमोसोम और 1 वाई क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा कि 2 कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, मेल में वही 1 एक्स क्रोमोसोम होता है और 1 वाई क्रोमोसोम होता है। सिग्निफिकेंट रूप से यहाँ पे जो जेंडर डिफाइन होता है, नेक्स्ट मतलब बेबी का जो जेंडर डिफाइन होता है वो इन्हीं क्रोमोसोम के द्वारा डिफाइन होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम के द्वारा। अब एक चीज यहाँ पे जो मानने वाली बात है,
अगर हम थोड़ा सा सामाजिक रूप में दृष्टिकोण से देखा जाए, जो सदियों से कोसते चले आते हैं कि फीमेल को कि आप एक लड़का नहीं दे पाए, बेसिकली यूँ नहीं कर पाए कि हमारे जो वंश का जो नाम है वो नहीं बढ़ पा रहा आगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लॉजिकल चीज़ देखा जाए कि ये चीज़ फीमेल के हाथ में वैसे तो होता ही नहीं, बायोलॉजिकली भी फीमेल की बॉडी के हिसाब से भी उसके बॉडी के डिपेंड भी नहीं करती हैं चीज़ें। एक तो किसी के हाथ में तो ऑब्वियसली किसी के हाथ में होता ही नहीं है, दूसरा बायोलॉजिकली भी डिपेंड नहीं करता है फीमेल बॉडी पर, क्योंकि उसके पास जो क्रोमोसोम की जो कॉपीज हैं वो एक्स क्रोमोसोम है, जबकि बायोलॉजिकली ये डिपेंड करता है मेल पर कि क्योंकि उसके पास एक एक्स है और एक वाई है। अगर यहाँ से एक्स क्रोमोसोम जाएगा, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम मिल जाएंगे तो वो फीमेल होगा, एक अगर वाई जाएगा तो फिर वो एक्स वाई हो जाएगा और वो मेल होगा। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक था। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, डैश रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गाई इज बाय फ्रेगमेंटेशन, तो ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 3 तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं एल्गी के, तो ये होता है आप लोगों का फ्रेगमेंटेशन, सेकंड होता है आपका फिजन, और थर्ड होता है आपका बडिंग। फ्रेगमेंटेशन और फिजन बेसिकली एक ही तरीके के होते हैं। यहां पे क्या होता है कि एक सिंगल सेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर होता है, जो भी आपका जो एल्गाई होता है, सिंगल सेलुलर हो मल्टी सेलुलर हो, तो वो अपने आप में डिवाइड हो जाते हैं। वो डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग हिस्सों में, और ये अपने आप में फिर ये एक अपनी पूरी बॉडी मतलब खुद से है। जो रिप्रोडक्शन का जो इनका तरीका है वो क्या है, एक बॉडी है मल्टी सेलुलर सिंगल सेलुलर में, वो डिवाइड हो जाएगी, अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगी, वो अलग अलग हिस्से छोटे छोटे हिस्से क्या बनेंगे, फिर से अपने आप पूरे एक बॉडी बन जाएगी, जो एल्गाई बॉडी बन जाएगी। फिजन में भी बेसिकली यही होता है। फिजन में 2 तरीके से होते हैं कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है या फिर पहले पूरा डिवाइड हो जाता है, फिर न्यूक्लियस बाद में होता है। तो इस तरीके से 2 तरीके से फिजन होता है। फिजन में भी यही चीज है कि एक बड़ी बॉडी 2 या 2 से ज्यादा चीजों में स्प्लिट हो रही है, डिवाइड हो रही है। बडिंग में क्या होता है, बडिंग में होता है कि जैसे एक बड आपने सुना होगा, छोटा सा मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे एक छोटा सा बड निकला है। ये बड क्या होगा, पहले ये डेवलप होगा, थोड़ा सा डेवलप होगा, उसके बाद ये बड कट जाएगा, बस ये ऐसे रह जाएगा। और ये छोटा सा ये जो बड था ना, यूं मान लीजिए कि कुछ भी आप मान लीजिए, आपकी बॉडी में भी छोटे छोटे कोई दाना सा हो, तो उस तरीके से ऐसे सेलुलर लेवल पे ये छोटा सा बड होता है, ये यहां से हट जाएगा, फिर ये बड अपने आप में पूरा डेवलप होगा और पूरी बॉडी बन जाएगा। तो इस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एल्गाई का, फ्रेगमेंटेशन द्वारा, फिजन द्वारा और बडिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 4th डिग्री ऑफ ऑनर अवार्ड इन इंडिया। 4th डिग्री, आप लोगों को पता है 4 ही डिग्री होती है ऑनर अवार्ड की बेसिकली अगर देखा जाए तो। सबसे बड़ी जो भारत का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड होता है वो कौन सा अवार्ड होता है, वो होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिग्री की, तो उसे कहा जाएगा 1st डिग्री अवार्ड, और वो अवार्ड का नाम क्या होगा आप लोगों को सभी को पता है, भारत रत्न। भारत रत्न यहाँ पे अवार्ड होता है 1st डिग्री का। फिर 2nd डिग्री की बात करूंगा तो फिर ये पद्मा अवार्ड शुरू हो जाते हैं। 3rd की भी बात करूंगा तो 3rd यानी कि 2nd, 3rd और 4th ये तीनों पद्मा अवार्ड्स होते हैं। अभी मैं तीनों के बारे में ही बताऊंगा, तो मैं आप लोगों को एक याद करने का तरीका भी बताऊंगा। तो देखो तीनों कौन कौन से होते हैं, एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्मश्री। ठीक है, अब इन तीनों में सबसे बड़ा नाम कौन सा है, इन तीनों में सबसे बड़ा नाम है पद्म विभूषण। देखो भूषण से बड़ा विभूषण है, नाम देखो, सिर्फ नाम देखो, सबसे छोटा सा नाम श्री, सबसे छोटा सा नाम है श्री, उससे बड़ा स्पेलिंग किसकी बड़ी है, भूषण की स्पेलिंग बड़ी है, फिर भूषण से स्पेलिंग किसकी बड़ी है, विभूषण की स्पेलिंग बड़ी है। तो इसका मतलब यहां से याद हो गया हमें कि इन तीनों में सबसे ज्यादा बड़ी स्पेलिंग किसकी है, विभूषण की। तो 2nd नंबर पे कौन है, पद्म विभूषण। फिर उससे छोटी स्पेलिंग किसकी है, भूषण की। देख रहे हो विनोद, याद आया भूषण, ठीक है ना। तो 3rd नंबर पे होता है वो। और 4th नंबर पे कौन है, श्री। 4th नंबर पे कौन है, श्री। तो ये जो 4 डिग्री अपने ऑनरेबल अवार्ड्स होती हैं जो भारत सरकार देती है, तो भारत रत्न तो सबसे ऊपर हो गया। उसके बाद जो कंफ्यूजन होता है ना, वो आप स्पेलिंग से याद कर लीजिए कि सबसे बड़ी स्पेलिंग किसकी, विभूषण की, तो वो 2nd नंबर पे होगा, यानी कि पद्म अवार्ड में सबसे बड़ा होगा। पद्म अवार्ड में सबसे बड़ी स्पेलिंग वाला विभूषण। फिर
उससे छोटी स्पेलिंग भूषण की, फिर सबसे छोटी स्पेलिंग श्री की, तो ये 4th डिग्री पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड्स होते हैं और ये 1954 में 1954 से ये लगातार दिए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट अलग अलग जो फील्ड्स हैं उसमें जो काम करने वाले, जो जिन्होंने अपना नाम कमाया अलग अलग फील्ड में, उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग इज द जेल लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल एंड इज अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन। तो सेल आप लोगों को पता है, सेल अगर आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा तो सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, बहुत सबसे छोटी इकाई अपनी सेल है, उसके अंदर और छोटी छोटी चीजें हैं। अब यहाँ पे सेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, बट बहुत सारी जगह खाली भी होती है। वो खाली जगह में एक जेल लाइक फ्लूइड होता है जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। जिसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। और जो सेल, जो केमिकल रिएक्शंस वहां पे होती हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करता है साइटोप्लाज्म। अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के रूप में दिखाऊंगा तो ये डायग्राम है, तो ये एक सेल का डायग्राम है जिसमें मोटे रूप से कुछ चीजें दिखा रखी हैं। सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि यहाँ पे चारों ही ऑप्शन है तो इन्हीं के बारे में बता रहा हूं मैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है, जो एक मेम्ब्रेन है जो कवर करती है, बाउंड्री के रूप में जाना जाता है इसे, सेल मेम्ब्रेन हो गया। दूसरा न्यूक्लियोलस, देखो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस देखो ये है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के ये अंदर होता है, वो क्या होता है, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस ये आप लोगों को यहाँ पे एक तरीके से सेंटर पार्ट बोला जाता है, एग्जैक्टली सेंटर नहीं होता बट बीच का हिस्सा न्यूक्लियस होता है आप लोगों का सेल का। बाकी फिर जो अलग अलग जो होते हैं, गोल्जी अपरेटस हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई आपकी, उसको आप लोग देखेंगे तो ये अलग अलग छोटी छोटी चीजें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी हैं। उसमें ये जो येलो कलर का जो आप लोगों को फ्लूइड दिख रहा है ना, ये होता है साइटोप्लाज्म। एक्चुअल कलर येलो नहीं होता बट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के रूप में जो आपको येलो कलर की जो चीजें दिख रही हैं, ये जेल लाइक फ्लूइड होता है। और ये एक्चुअली में होता क्या है, ये थिक फ्लूइड होता है एंड सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट जेल लाइक फ्लूइड होता है, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, साइटोप्लाज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियल लेवल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड। देखो ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में वहां के सारे डॉक्यूमेंट्स, वहां के जो ऑफिशियल वर्क होता है ना, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज उत्तराखंड की क्या है, हिंदी है। ठीक है, अगर बात करे जाए मेन लैंग्वेज की, मेन लैंग्वेज जो बोलने वाली लैंग्वेज है, जो सबसे ज्यादा बोले जाने लैंग्वेज है, वहां पे 2 से 3 तरीके की, वैसे तो 6 हैं उत्तराखंड में, 6-7 लैंग्वेज ऐसी हैं जो ज्यादा बोली जाती हैं, जिसमें हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है और गढ़वाली है, गढ़वाली लैंग्वेज, और कुमाऊनी लैंग्वेज। उत्तराखंड में कुमाऊनी लैंग्वेज और गढ़वाली लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है ये आप लोगों की ज्यादा बोली जाती है वहां पे मेन लैंग्वेज के रूप में। अगर इन्हें देखा जाए तो ये लैंग्वेज है। पर आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी लैंग्वेज। आप लोगों को पता है कि हिंदी क्या है, वन ऑफ द ऑफिशियल, एक ये बहुत बड़ी लड़ाई चलती है, भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है, हिंदी है। बट भारत की कई सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक ऑफिशियल लैंग्वेज, वन ऑफ द की बात है, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। इंडिया एज अ कंट्री की कई सारी लैंग्वेजेस में से एक ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी। और ये किसके तहत है, 8th शेड्यूल, जो संविधान का 8th शेड्यूल है उसके तहत ये ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है भारत की, वन ऑफ द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर वाज तमिल डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का पूरा मैंने डिटेल आप लोगों को बहुत पहले दिया था। वो डिटेल कहां दिया था, इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं वो डिटेल, तो ये 2004 में डिक्लेयर करा गया था, जब मैंने आप लोगों को एक क्लास ऐसी ही पहली करवाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस, इसमें डिफरेंस समझाया था, सारी डिटेल बताई थी। और ये पूरी की पूरी जो आप लोगों को फोटो दिख रही है मैंने बहुत पहले शेयर करी थी, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे सारी डिटेल यहां पे मेंशन है क्लियर रूप से कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है,
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो प्रोवाइड करती है गाइडलाइंस क्लासिकल लैंग्वेजेस की। क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के जो 8वां शेड्यूल है उसी में सारी लैंग्वेज के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में और यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बता रखा है। भारत के 6 ऐसी लैंग्वेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज बोला गया है। और अगर एक करंट अफेयर की बात उस टाइम पे जब मैंने ये शेयर करी थी तो ये थी कि पाली, पर्शियन और प्राकृत ये 3 भाषाएं हैं जिनको इंक्लूड करने की यहाँ पे तैयारी है इन इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस में, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत यहाँ पे इसको इंक्लूड करने की तैयारी है, पाली, पर्शियन और प्राकृत भाषा को। सबसे पहली इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज थी तमिल, जिसको 2004 में इंक्लूड करा गया था, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में और तेलुगु को भी 2008 में, फिर मलयालम को 2013 में, फिर ओडिया को 2014 में। तो ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया की लिस्टेड हैं 8वें शेड्यूल में संविधान के। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना कि भाई किस तरीके से जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स कि भाई किस तरीके से किसी भाषा को हम क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे देते हैं। तो यहां पे क्या होना चाहिए, हैव एंशिएंट बिगिनिंग्स, यानी कि बहुत बहुत पुरानी इनकी शुरुआत होनी चाहिए, एंशिएंट बिगिनिंग होनी चाहिए इनकी। दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होता है डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए इनका, इनका हेरिटेज होना चाहिए, हैव डिस्टिंक्ट हेरिटेज, मतलब अलग से इनका पूरा एक हेरिटेज होना चाहिए। और यहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ क्लास, यूं कहें कि जो इनके क्लासिकल लैंग्वेज के लिए जो लार्ज अमाउंट ऑफ लिटरेचर सोर्स होने चाहिए, कि तमिल में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे होने चाहिए, या फिर किसी भी भाषा में बहुत सारी ऐसी लिटरेचर का जो सोर्स है, लिटरेरी सोर्स बहुत ज्यादा होना चाहिए, जिसको पढ़ा जा चुका हो, लिखा जा चुका हो, समझा जा चुका हो, पढ़ाया जा चुका हो। तो यहां पे बात है हैव साइजेबल अमाउंट ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। तो इन तीनों रिक्वायरमेंट को अगर कोई भाषा पूरा करती है तो उसे क्या कहा जाता है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। आगे बात करें, रीड द फॉलोइंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की बात करें गई तो विटामिन सी इज एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड एन एंटीऑक्सीडेंट। इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। इसमें पूछा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दोनों ही करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बता दूं आप लोगों को। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल एज इनका जो नाम है वो सजेस्ट करता है माइक्रो, यानी कि कम अमाउंट में हमें हमारे शरीर को चाहिए होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आप लोगों के, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये आप लोगों के क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। अब यहां पे एक चीज यहां पे क्या बोली गई है कि एंटीऑक्सीडेंट है, ये बिल्कुल सही बात है। विटामिन जो सी है ये एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, वो ऐसे जो कुछ भी ऐसे सब्सटेंस जो कि आपके जो सेल डिके है या फिर सेल का जो खराबी हो रही है या उसको कंप्लीटली रोक देती है या स्लो डाउन कर देती है। सेल डैमेज, प्रिवेंट सेल डैमेज और स्लो डाउन। तो ये विटामिन सी बिल्कुल ऐसा काम करती है। विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, सोर्सेज की अगर मैं बात करूं, ये भी एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। ये तो बहुत कॉमन है, बच्चे बच्चे को पता है कि जो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे आपका मैंगो हो गया, सॉरी ऑरेंज हो गया, तो सिट्रस फ्रूट जो कॉमन सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट आपका टोमेटो है, पोटैटो, आपकी जो ये पेपर हैं इसमें भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा पेपर में ही पाया जाता है बल्कि। और स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरी में भी यहां पे पाया जाता है विटामिन सी। तो विटामिन सी माइक्रोन्यूट्रिएंट है,
एंटीऑक्सीडेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट में भी ये दो तरीके, देखो विटामिन भी ना दो तरीके के होते हैं। एक चीज और जान लेना कि वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल दो तरीके के विटामिन होते हैं। तो विटामिन सी क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए जानने वाली। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। देखो यहां पे ध्यान से पढ़ो, इनकरेक्ट तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो नाइदर ए नॉर बी, इस ऑप्शन को करेंगे। गलती से हम बोथ ए एंड बी को कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स फाउंड अ न्यू वॉस्प स्पीशीज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में पाई गई थी ये 2023 में जनवरी में। तो ये वेस्टर्न घाट की तरफ पाई गई थी। एक आप लोगों की जो ये आपने मूवी देखी होगी एंटमैन एंड द वॉस्प, तो वही वाली चीज है ये वॉस्प। तो उसकी जो स्पीशीज है, नई स्पीशीज पाई गई थी। तो इसका जो नाम है ना वो मैं लिख के लाया हूँ, मुझे बोलना नहीं आएगा क्योंकि बड़ा सा नाम है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। TAENIOGONALS। तो टियानियोगोनालस में भी इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है। तभी मैंने बॉटनी और बायोलॉजी नहीं पढ़ी अपने जीवन में, मतलब आगे फ्यूचर उसमें, क्योंकि बड़े बड़े नाम होते हैं, उनको बोलो पढ़ो समझो। इतनी देर इसको बोलने में लगेंगी, इतनी देर में तो हम बाकी सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। खैर जोक्स अपार्ट, तो ये इस तरीके की स्पीशीज है। और इसका जो पूरा नाम है ना यहीं पे खत्म नहीं होता है। देखो इसका पूरा नाम है दीपाकी। इसका पूरा नाम है टियानियोगोनालस दीपाकी। तो ये आप लोगों का पूरा नाम है। क्यों दीपाकी? कौन है? दीपक, यहां पे जो दीपक देशपांडे हैं, उन्होंने इसे, इसका जो स्पेसिमेन है ना वो पकड़ा था, ढूंढा था, और उसके बाद उस पर स्टडी करी गई थी। जो नई स्पीशीज है उसको फाइंड करा गया था। तो ये दीपक देशपांडे हैं, तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है, दीपाकी एंड में लगाया गया। तो ये एक तरीका होता है उनको ऑनर करने का। जो ये नई स्पीशीज ढूंढते हैं तो उन्हीं के नाम पे रखी जाती हैं चीजें। तो ये यहाँ पे इनका पूरा नाम, इस प्रजाति का पूरा नाम है, कर्नाटका में ये वेस्टर्न घाट की तरफ पाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। मार्च 2023 में वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया था कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन दे रही है 500 मिलियन US$ के, ईच टू सपोर्ट इंडिया विच हेल्थ मिशन। तो ये हेल्थ मिशन है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है, इसके तहत जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आप लोगों का पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है, कि आगे फ्यूचर में अगर कोई पेंडेमिक आता है, महामारी आती है, तो उसका पहले हम कैसे, हमारी अगर अभी जो सबसे बड़ी, देखो 100 सालों में इतनी बड़ी महामारी आई थी, पेंडेमिक आया था, तो अगर ऐसी कोई पेंडेमिक आगे आने वाले टाइम में आ जाए तो उसके लिए पहले से कैसे तैयार करा जाए। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपना मजबूत होना चाहिए, हेल्थ की जो जगह जगह पे अवेलेबिलिटी है वो इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो उसके तहत जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम है, उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जोर दिया जाता है, इस स्कीम के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ावा दिया जाता है, तो उसके लिए जो लोन लिया गया था, तो वर्ल्ड बैंक से लिया गया था $500 बिलियन का। और दूसरा यहाँ पे इसमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन थे, एक पहला यही था और दूसरा था जिसमें जो पब्लिक सेक्टर की जो डिलीवरी है, पब्लिक सेक्टर की जो हेल्थ सेक्टर की जो डिलीवरी है, उसको इंप्रूव करा जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बेशक कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल बन जाएं, बट आम लोगों तक जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो वो जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हेल्थ स्कीम है, वो आम लोगों तक पहुंचाए जा सके, तो उसकी एक स्कीम है। तो ये कंबाइंड इसके अंदर आती है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत ये आती हैं। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूंगा, वर्ल्ड बैंक की बात करूं मैं, तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। दूसरा, अगर इसके प्रेसिडेंट की मैं बात करूं, तो प्रेसिडेंट अपने इंडियन है, बांगा जी हैं, अजय बांगा। तो प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा है और वॉशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर्स है। ठीक है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इज एन इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम। देखो एक चीज यहां से समझ में आ रही है हमें इन क्वेश्चंस में, जो करंट अफेयर्स के खासकर क्वेश्चन है, तो जो आप लोगों की स्कीम्स हैं भारत सरकार की जो जुड़ी हुई स्कीम है उससे रिलेटेड काफी यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो मैंने अभी शायद 4 या 5 दिन पहले ही एक पीडीएफ शेयर करी थी जिसमें पिछले 10 सालों की मेजर जो स्कीम्स है भारत सरकार की वो सारी की सारी शेयर करी हुई थी मैंने टेलीग्राम पे। वो आप लोग जरूर पढ़ के जाना अपने आने वाले एग्जाम के लिए। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2023, देखो इन्होंने आंसर भी दे दिया यार, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था कि जनवरी 2023, और इन्होंने जनवरी 2023 को आइडेंटिफाई करा हुआ है कि ये तब का करंट अफेयर है और तभी की बात है, ये जनवरी 2023 में ही इन्होंने ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इंटीग्रेट कर दी गई थी दो योजनाओं के तहत। एक था अंत्योदय अन्न योजना, प्लस दूसरा आप लोगों का है कि जो प्राइमरी हाउस होल्ड है, प्राइमरी हाउस होल्ड। तो दो बेनिफिशियरी स्कीम से, दो अलग अलग बेनिफिशियरी थी। जो एक बेनिफिशियरी जो पूरा सेक्शन था वो अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो अन्न पाता था, दूसरा था प्राइमरी हाउस होल्ड वाले। तो ये दोनों को मिक्स करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इंक्लूड कर दिया गया था, जिसमें 80 करोड़ जो लोग हैं, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत चर्चा सुनी होगी, पॉलिटिकल चर्चा, कि 80 करोड़ जो गरीब है और गरीब पुअरेस्ट ऑफ पुअर, बहुत जो गरीब लोग हैं उनको अन्न प्रोवाइड करवाया जाता है, खाने की सामग्री प्रोवाइड करवाई जाती है भारत सरकार द्वारा। तो ये 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम इसके तहत लाई थी, PMJKAY। डैश इज नॉट अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? जो खुद से अपने यूं कहें कि बेसिकली उनको कभी खत्म नहीं करा जा सकता, बिल्कुल यूं नहीं कहा जाता कि ये खत्म हो गए, अब इनका रिन्यू हो जाता है। और इसमें भी हमारे जो ह्यूमन साइकिल है, मतलब कि जो एक ह्यूमन लाइफ स्पैन है, उसमें ह्यूमन लाइफ स्पैन कि जैसे इसमें एक ऑप्शन है फॉरेस्ट। अब आप सोचोगे कि अगर हम सारे फॉरेस्ट खत्म कर दें, फॉर एग्जांपल अगर हम सारे फॉरेस्ट खत्म कर दें तो फॉरेस्ट धरती पे दोबारा इतनी जल्दी नहीं होंगे। तो ह्यूमन लाइफ स्पैन, यानी कि हमारा एक ह्यूमन लाइफ स्पैन देखे जाए 50 से 60 साल का भी अगर हम मानेंगे ऑन एन एवरेज, तो भी 50-60 साल में बहुत हद तक फॉरेस्ट वापस ग्रो कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? वो रिन्यूएबल है नेचुरल सोर्सेज। तो इस तरीके से विंड है, विंड कभी खत्म नहीं होगा, पानी है, पानी खत्म नहीं होगा। ठीक है, पानी किस तरीके से खत्म नहीं होगा भाई? भाप बनेगी, बारिश होगी, फिर से पानी मिल जाएगा हमें। यहाँ पे जो मिनरल्स है ना, मिनरल्स सदियों सालों मतलब बहुत टाइम लगाते हैं मिनरल्स बनने में, और अगर मिनरल्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद ह्यूमन लाइफ स्पैन के अंदर मिनरल्स दोबारा तैयार होना, दोबारा मिलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत साल लगते हैं इसको, मिनरल्स को तैयार होने में। तो इसलिए मिनरल्स आर नॉट रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज। यहाँ पे रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज हमारे ये ही हैं 3। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फेस्टिवल ऑफ बिहार। बिहार का जो फेमस फेस्टिवल है वो छठ है, छठ पूजा। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र, और जो कोंकणी भाषा जो बोली जाती है, जो महाराष्ट्र में हो चाहे फिर वो आपका गोवा में हो, तो जो ये बेल्ट है पूरी, वहां पे गुड़ी पाड़वा बनाया जाता है। ओनम आप लोगों का बेसिकली बनाया जाता है केरला में। उगाड़ी बनाया जाता है आपका आंध्रा में, तेलंगाना में, साथ ही साथ कर्नाटका में। तो ये वहां के इन स्टेट्स के फेमस यहाँ पे आपके फेस्टिवल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंडियाज रिमार्केबल राइज टू डैश प्लेस इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो आप लोगों को याद है COP28 हुआ था, COP28 कहाँ हुआ था? ये दुबई में हुआ था, जहां पे अपने मोदी साहब और मेलोनी जी की काफी अच्छी तस्वीरें आई थी। तो वहां पे दुबई में COP28 के दौरान भारत की जो प्रशंसा हुई थी वो किस बेसिस पे हुई थी? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
जो भारत अपने कदम उठा रहा है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, आप लोगों को पता होगा कि जो इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका जो इनिशिएशन है वो भी भारत ने करा था, उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी इंडिया में है। और ये सोलर अलायंस यानी कि सोलर एनर्जी को जो रिन्यूएबल करने के बाद वन अर्थ वन ग्रिड वाली परियोजना जो है, वो सारी चीजें यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में उसको बढ़ावा देती है। तो उसके तहत जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना, इसमें भारत की बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। क्योंकि जो पहले जो डेवलप्ड कंट्रीज थी ना, वो भारत को और साउथ एशियन कंट्रीज को बहुत प्रेशराइज करती थी कि भाई आप लोग बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज में हिस्सेदारी आप लोगों की, आपकी कार्बन एमिशन इतनी ज़्यादा है, आपकी फलाना ज़्यादा है, आपका ढिमका ज़्यादा है। वो ये नहीं देखते थे कि भाई हमारी डेवलपमेंट के टाइम में हमने क्या क्या कांड करे थे, अब ये बेचारे कुछ कर रहे हैं तो इनको प्रेशराइज करो। तो अब यहाँ पे इंडिया का जो ये इन्होंने इंटरनेशनली रैंकिंग बना रखी है, तो 7th प्लेस अचीव करी थी इंडिया ने अपने इन्हीं इनिशिएटिव्स के तहत कि भाई इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, रिन्यूएबल सोर्सेज पे, और जो फूड डिपार्टमेंट है अपना, फूड का जो लोगों तक भोजन मुहैया प्रोवाइड करवाने के लिए, क्योंकि अगर अवेलेबिलिटी होगी तो उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं, लाइवलीहुड ईजी हो जाता है। तो और साथ ही साथ यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी था, लो ग्रीन हाउस एमिशन, लो ग्रीन हाउस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, लो मतलब कम ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन हो रहा है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे इंडिया का बहुत अच्छा, यहाँ पे काफी तारीफ करी गई थी। COP28 जो कि दुबई में करवाया गया था, उसी में ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI की जो रैंकिंग है वो भारत की 7वीं नंबर की रैंकिंग यहाँ पे हुई थी। मजेदार बात क्या है, पिछले 5 सालों से लगातार टॉप पर परफॉर्मर है। जो इनके पूरे स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें भारत लगातार 5 सालों से टॉप परफॉर्मर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग विच फेस्टिवल डू पीपल फ्लाई काइट्स, पतंग उड़ाते हैं भाई मकर संक्रांति में, या फिर जिसको कहा जाता है उत्तरायण, उत्तरायण कहा जाता है। और हर साल ये 14 जनवरी में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप में से बहुत सारे साथी पतंग उड़ाते होंगे 14 जनवरी को, जो कि अराइवल ऑफ स्प्रिंग और मार्क द एंड ऑफ विंटर सीजन, विंटर सीजन के खत्म यानी कि ठंड जाती हुई ठंड होती है, स्प्रिंग आता है, और नॉर्थर्न पार्ट में इसे मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है और पतंग उड़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, रीड द फॉलोइंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पब्लिक हेल्थ। देखिए बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ट्रैकिंग डिसीज आउटब्रेक्स, वैक्सीनेटिंग कम्युनिटीज टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ डिसीज, ये पब्लिक हेल्थ सेक्टर का ही काम है, ये बिल्कुल बात सही है। एडवोकेटिंग फॉर द लॉज टू कीप पीपल सेफ इंक्लूडिंग स्मोक फ्री इंडोर एयर एंड सीट बेल्ट्स, ये पब्लिक हेल्थ के अंडर ही आती है कि जो इंडोर है उसमें स्मोक फ्री होना चाहिए। साथ ही साथ जो गाड़ियों में आप लोगों को सीट बेल्ट पहननी, क्योंकि इन जनरल हमारी हेल्थ से ही रिलेटेड है, अगर सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे एक्सीडेंट होगा तो हम ही नुकसान होंगे, तो ये पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आती है। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है दोनों करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 19, द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है जी। 5 ऐसी परियोजनाएं थी जिसको कंबाइंड कर दिया गया था भारत सरकार द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा, MOMA द्वारा 2023 में, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, क्लासेस में जाके देख लेना आप पुरानी क्लास में। PM विकास, PM विकास का मतलब होता है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, और इसमें 5 ऐसी अलग अलग परियोजनाएं थी जिसका मैं आप लोगों को बताऊं कि 5 कौन कौन सी थी। सीखो और कमाओ, सही बात है भाई, काम करो, सीखो और कमाओ। उस्ताद स्कीम थी एक, वाह उस्ताद। तीसरी हमारी धरोहर, चौथी जो थी नई रोशनी, और 5वीं थी नई मंजिल। ये सारी की सारी जो स्कीमें थी जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज जो भारत में माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, उनको यहाँ पे ये प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पे ये स्कीम चलती हैं। सीखो और कमाओ, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको उस्ताद में मतलब जो उस्ताद कहते हैं, जो मैकेनिकल हैंड वर्क होता है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। हमारी धरोहर, हमारी रोशनी, नई मंजिल, उनको दोबारा पढ़ाने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये सारी की सारी जो स्कीम थी वो PM विकास के अंडर आ गई हैं अब,
और ये 5 अलग अलग स्कीम है। और अगर मैं अब बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, ठीक है, तो यहां पे नई सरकार के अंदर मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू, किरेन रिजिजू, ठीक है, किरेन रिजिजू, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं और साथ ही साथ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी? प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे जो ऑटोबायोग्राफी है, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे करेक्ट है। जो इनकी बायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे, ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद की आत्मकथा है जो खुद लिखी जाती है। मतलब बेसिकली एक तो बायोग्राफी होती है कि कोई और पर्सन है उसको लिखे, ऑटोबायोग्राफी होती है कि खुद लिखे। तो ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे, किसकी? सचिन तेंदुलकर की। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही। बहुत लंबी और शानदार क्लास रही है, मुझे तो बहुत मजा आता है इस तरीके की क्लासेस में, क्योंकि इसमें थोड़े से अपने पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करता हूँ, थोड़ी अपनी नॉलेज भी शेयर करता हूँ, साथ ही साथ जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो फैक्ट्स, फैक्चुअल चीजें और सारी चीजें आप लोगों के साथ में रखता हूँ। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे। मेरा नाम था कार्तिक और आप देख रहे थे प्लस माइनस की एक खास पेशकश, जिसमें हम करंट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि अभी पूछे गए थे जून 2024 में, उसकी एक झलकी देख रहे थे। आगे आने वाली क्लासेस में और बहुत सारे क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। अपना साथ हमारे साथ बरकरार रखना। नमस्ते।